गुड इवनिंग सभी को। नाउ खेड़ा इज अगेन अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। जैसे रतलाम है ना मध्य प्रदेश में, वैसे ही रतलाम इज अ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। सिमिलरली खेड़ा भी एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात स्टेट के अंदर। तो इन द ईयर 1918 आपको जैसे कि पढ़ा होगा अभी आपने रिसेंटली के 100 साल वाला जो कंसेप्ट है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि देयर वाज फेमाइन और काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी। तो उसी फेमाइन की वजह से खेड़ा वाला जो रीजन है उस डिस्ट्रिक्ट में सारी क्रॉप्स फेल हो गई थी। अब क्रॉप्स फेल होने की वजह से जो आपके पीजेंट्स थे, पुअर फार्मर्स थे, लैंडलेस लेबरर्स वगैरह थे, तो उन लोगों के पास में पैसा नहीं बचा था टैक्स के रूप में देने के लिए। नाउ यू हैव टू पे द टैक्सेस डेफिनेटली। अगर आज भी अपन एग्रीकल्चरल लैंड यूज करते हैं या फिर क्रॉप्स वगैरह अगर अपन उसके ऊपर करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू पे द टैक्सेस। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहां पर महात्मा गांधी जी को वापस से बुलाया गया, और महात्मा गांधी जी तो भैया उनको और उनकी धोती हमेशा रेडी रहती थी, उठा के फिर से पहुंच गए और वो हेल्प करने चले गए खेड़ा वाले लोगों की। एंड फाइनली उन्होंने जाते से एक ही चीज बोला कि भैया कुछ भी हो पैसा उनको नहीं देना है। अब क्यों नहीं देना है? एक छोटी सी चीज थी जो उनके वहां पर लिखी हुई थी, जो लॉज वाला फैक्टर होता है, उसमें एक रेवेन्यू कोड था। रेवेन्यू मतलब होता है कि आप कितना पैसा लेते हैं किसी से, ठीक है, कितनी अर्निंग है आपकी। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू थी, रेवेन्यू कोड था, उस कोड में लिखा हुआ था कि अगर आपका जो नॉर्मल जितना प्रोड्यूस करते हो अपने लैंड पे, अगर 1/4 से भी कम उसकी अगर येल्डिंग होती है, जैसे कि अगर आपने 4 पार्ट है ना आपकी पर्टिकुलर लैंड का, और उसमें से जो आपका फाइनली क्रॉप जो आपने कल्टीवेट करी है वो एक पार्ट से भी कम क्रॉप्स कल्टीवेट हुई है, तो आप टैक्स नहीं देने वाले हो गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ था। खेड़ा गुजरात में क्रॉप्स का फेलियर हो गया था, एंड अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड विच वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आपकी यील्डिंग जो है, YIELD, यील्डिंग जो है वो अगर 1/4 से भी कम होती है, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रेमिशन फ्रॉम द टैक्सेस, या टोटली आपका पूरा टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। बट वहां पर गवर्नमेंट निकल के आके बोलती है भैया हमको तो पूरा टैक्स चाहिएगा, और अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी, आपका घर जो है, आपकी जमीन है, सारी चीजें हम लोग सीज कर लेंगे। तो वहां पर फिर प्रॉब्लम देखने के लिए हम लोगों को मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा सच में करा था। सीजिंग स्टार्ट करती थी, लोगों के पास देने के लिए पैसा ही नहीं था, तो वो पैसा दे ही नहीं पा रहे थे गवर्नमेंट को कि भैया टैक्स हमारे पास इनकम ही नहीं हो रही, तो आप लोगों को टैक्स कैसे पे करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट समझने के लिए तैयार नहीं थी। गवर्नमेंट ने फाइनली पूरा के पूरा पैसा मांगा था, नहीं तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज करने की बात हुई थी, सीजिंग हुई थी वहां पर प्रॉपर तरीके से। इसीलिए लोगों के अंदर आक्रोश था। फिर महात्मा गांधी जी ने जाके बोल दिया कि देखो भैया कुछ भी हो, पैसे तो हम नहीं देने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक चैट हुआ था फ्रॉम दी हायर ऑफिशियल्स विद महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी को यहाँ पर 2 सक्सेस पहले ही मिल चुकी थी, साउथ अफ्रीका में भी काफी अच्छा था। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ना ब्रिटिशर्स के लिए दिक्कत की बात हो गई थी, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा दिक्कत। देखो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को 2 दिक्कत निकल के आ रही थी। सबसे पहली दिक्कत ये थी कि अगर वो रेमिशन दे देते हैं, ठीक है, कि हाँ भैया चलो माफ करो, महात्मा गांधी जो बोल रहे हैं वो हम लोग बात मान लेते हैं, तो उस केस में जीत हो जाती महात्मा गांधी की, और डेफिनेटली वो हीरो बन जाते इंडिया के, जैसे कि एक्चुअली में हुआ था। और अगर वो रेमिशन नहीं देते तो मामला जो था इतना गर्म हो चुका था ना कि जितने भी आउटर एरिया के पीजेंट्स है वो मूवमेंट को ज्वाइन करने लग गए थे, और काफी बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट होने जा रहा था। तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, और एट द एंड जो है वो ब्रिटिशर्स को यही करना पड़ा कि महात्मा गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि स्ट्रगल काफी बड़े होते जा रहा था। और इन 3 तरीकों से, सबसे पहला जो आपका था चंपारण इन बिहार, अहमदाबाद वाला कंसेप्ट, एंड फाइनली द खेड़ा जो कंसेप्ट है, इन तीनों कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पर महात्मा गांधी जी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिली देश के अंदर, और यहाँ से महात्मा गांधी जी को एक ग्रेट लीडर माना गया, और धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हुई। अब यहाँ से, अब एक क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले कि भैया इन 3 चीजों से हमको क्या देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहली चीज द पावर ऑफ सत्याग्रह। आप देखो, अगर आप ब्रिटिशर से डायरेक्ट जाके लड़ते तीनों केसेस में, समझना कि भैया पीजेंट्स जो है वो डायरेक्ट जाके भिड़ जाते खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट से, तो जूते पड़ते डेफिनेटली, आर्मी ने वहां पर डिप्लॉय करके सारे पीजेंट्स को मार दिया जाता, और बाकी के लोग भी ज्वाइन नहीं करते स्ट्रगल को, क्योंकि वो लोग डरते, बिकॉज ब्रूटल मास किलिंग अगर चलती। इसलिए एक सत्याग्रह की पावर पता चली है। दूसरी बात, एक मासेस जो रहते हैं ना, मास जो आपका इतने सारे लोग जब ज्वाइन करते तो उनकी पावर का भी पता चला था कि यार भैया सब लोग अगर साथ में रहते हैं तो सामने वाले को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, अगर आप सच का साथ दे रहे हैं तो, ठीक है। तो इतना था। एक चीज मैंने बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो चीज मैंने बोली थी कि आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, द इंडियंस वर एक्सपेक्टिंग दैट
we are going to get the rewards from the Britishers either in the form of the government participation, या तो हमारा participation गवर्नमेंट में चले जाएगा, हम लोग इलेक्शंस लड़ पाएंगे, हायर पोजीशन हम लोग एक्वायर करेंगे, या फिर ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू गिव अस द इंडिपेंडेंस और वो अपनी कॉलोनी में अपने एरिया में वापस से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज करी थी जिसकी वजह से और ज्यादा इंडियंस जो है वो यूनाइटेड हो गए थे, और ये सबसे बड़ी गलती थी ब्रिटिशर्स की। अब उन्होंने करा क्या था, एक रॉलेट एक्ट को पास करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लिख लेना जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ रॉलेट एक्ट के बारे में। अब रॉलेट एक्ट, अब बिकॉज इट इज अ एक्ट, अब किसी भी नाम के आगे अगर एक्ट लग जाता है ना, तो इसका मतलब वो समझ लो कि भैया वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो लेजिस्लेचर में पास हुआ है, एंड इट इज अ लॉ, एंड इफ इट इज अ लॉ तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करने वाली है, अगर एक्ट उसके नाम के पीछे लग गया। तो रॉलेट एक्ट अब बेसिकली था क्या, रॉलेट एक्ट था क्या, जिस जो लोग कल एब्सेंट थे या फिर सब उनको नहीं पता है, तो आप बस इतना सा समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया का पार्टिसिपेशन था, इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा था ब्रिटिशर्स की साइड से, ब्रिटिशर्स के साथ में लड़े थे अगेंस्ट सेवरल नेशंस, मेनली ऑटोमन टर्की जो नेशन था उसके खिलाफ लड़े थे। तो ब्रिटिशर्स का साथ हम लोगों ने दिया था वॉर में, सारी गोलियां हमने खाई थी, उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा था, दे वर बिहाइंड अस। तो इंडियंस आर एक्सपेक्टिंग कि हमको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, एंड रिवॉर्ड इन द फॉर्म के गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन, और इधर ब्रिटिशर्स विल मूव आउट फ्रॉम द कंट्री। बट ऐसा नहीं हुआ था, एक एक्ट पास करा गया था, और उस एक्ट के अंदर क्या चीज थी, अब आप देखना उस एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया था कि किसी को भी किसी के भी घर से उठा के 2 साल तक के लिए डिटेन कर सकते हैं, और उसको बताया भी नहीं जाएगा कि उसको उसके घर से क्यों उठाया है। पुलिस वालों की अगर मैं बात करता हूँ, तो पुलिस वाले किसी की भी घर में जा सकते हैं विदाउट एनी वारंट, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। मैं वापस से बता रहा हूँ, यही चीज है कि आप रॉलेट एक्ट समझिए कि क्या है, आप किसी को भी किसी के भी घर से उठा सकते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, कुछ वारंट की जरूरत नहीं है, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है। ट्रायल की जरूरत नहीं है मतलब क्या होता है, देखो समझना। अब क्या होता है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं, फॉर अपन आज की कंडीशन की बात करते हैं, आज अगर आपको कोई अरेस्ट करने आता है घर पे, तो पहली नेसेसिटी होती है कि उसके पास में अरेस्ट का वारंट होना चाहिए, ठीक है, अरेस्ट अगर वारंट है तभी वो आपको लेके जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अरेस्ट हो भी जाते हैं तो 24 आवर्स के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने आपको लेके जाया जाएगा, और वहां पर चेक करा जाएगा कि आपको सही तरीके से अरेस्ट कराए कि नहीं कराए, आपके जो क्राइम है वो बिल्कुल सही में करें कि किसी को भी उठा लिया है। अगर मजिस्ट्रेट बोलता है जो आपका कि हाँ भैया बिल्कुल इसको सही तरीके से हम लोगों ने अरेस्ट करा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको आगे प्रोसीजर के लिए भेजा जाता है। अब रॉलेट एक्ट में था कि किसी को भी उठाओ, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट के सामने हमको लेके जाना नहीं है, एंड आप उसको 2 साल तक के लिए, मिनिमम 2 साल तक के लिए आप उसको जेल के अंदर रख सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों करते थे, एक रीजन मेरे से पूछा गया है कि भैया ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक्ट क्यों पास करा है। अब देखो भैया, महात्मा गांधी जी पिक्चर में जैसे आए ना, तो तीनों मेजर जगह उन्होंने इतनी बारह बजाई थी कि लोगों के अंदर एक इतना पावर आ गई थी ऑटोमेटिकली कि यार भैया अब तो अपने पास भगवान है साथ में चलने के लिए, अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक्ट लेके आना चाहिए था जिसमें ना बिल्कुल एक जो प्रोसीजर है ना वो इतनी ज्यादा कंबरसम नहीं हो। अगर आप किसी को लेके जाओगे, फिर वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाओगे, वो हाँ करेगा ना करेगा, बहुत सारी प्रोसेस है। अब एक्ट के अकॉर्डिंग ये गिफ्ट अपन को दिया था ब्रिटिशर्स ने कि भैया तुम वॉर लड़के आए हो, अच्छी बात है, सीने पे गोलियां खाइए, बच गए हो, अब तुमको उठा के और पकड़ के हम लोग जेल में डाल देंगे। ये सारी चीजें आई थी, इसलिए इंडियंस का काफी ज्यादा यहाँ पर दिमाग खराब हो गया था, और यहाँ से जलियांवाला बाग की जो कहानी स्टार्ट हुई थी। तो emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without trial for 2 years. अब इसका मतलब समझना कि क्या बोलना चाह रहा है। पहली चीज, इसको पास करा गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नाउ व्हाट वाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे लोकसभा थी उस टाइम, अभी की टाइम जैसे लोकसभा है, उस टाइम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। उसके बाद में इंडियन मेंबर्स जो उसमें थे, उन्होंने साफ साफ मना करा था कि भैया देखो इसको पास मत करो, ये बहुत गलत चीज है। गवर्नमेंट ने फिर भी पास करा था, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ अपन जो अपना जो आक्रोश है वो निकल के आएगा। दूसरी बात जो है, गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर दे दी गई थी कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा सकती है, किसी को भी डिटेंशन मतलब होता है कि किसी को भी घर से उठा के
कहीं पे रख लेना, डिटेन कर लेना, ठीक है, आउटर वर्ल्ड से पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना, ताकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी है उसको उठा सके अपन, और उठाने के बाद में जितना भी आपका जो ये यूनाइटेड वाली जो कंडीशन आती थी सत्याग्रह वाली, उसको ब्रेक कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा करा था। और ये पूरा 2 साल के लिए था, 2 साल के लिए था, इसका मतलब ये मत समझना कि 2 साल के लिए लॉन्च करा गया था, इसका मतलब ये है कि बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट ले जाए आपको 2 साल। अब पुलिस वाले अगर चाहे ना तो इंसान को केवल 1 घंटे में गायब कर सकते हैं परमानेंट तरीके से, तो 2 साल का टाइम पीरियड तो काफी ज्यादा था। अगर एक बार आप जेल में चले गए ना इस वाले रोलेक्ट एक्ट के अंडर में, तो आप वापस घर नहीं जाने वाले हो, ये बात तो पक्की हो जाती थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में सबसे पहला, लिख लेना, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करा था। डिसओबीडियंस के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि डिसओबीडियंस क्या है। अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ which would start with a हड़ताल on 6th of April। अब यहाँ पर हड़ताल स्टार्ट कर दी गई थी कि भैया हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, ये लॉ नहीं मानने वाले, और सब लोग सड़कों पे आ गए थे। एंड सत्याग्रह था एंड टोटली नॉन वायलेंट था फ्रॉम द इंडियन साइड। कोई भी वेपन नहीं उठाएगा और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ क्या था, पॉइंट बना के लिखते जाना। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, रैली निकाली गई, वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे चले गए थे। अब देखो स्ट्राइक पे जाना इज अ डिसोबीडियंस। कैसे, अगर आप आपके स्कूल में, अगर आपकी क्लास में मैडम बोलती है, टीचर बोलता है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी, ऐसा वैसा, सारे बच्चे खड़े होकर बोल देते कि हम बात नहीं मान रहे, वी आर ऑन स्ट्राइक, हमारा जो मन होगा स्कूल में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इट्स द केस फॉर डिसोबीडियंस। रेलवे वर्कशॉप्स में स्ट्राइक होना चालू गई थी, शॉप्स बंद कर दी गई थी। नाउ अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कैर्ड दैट लाइंस ऑफ communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on the nationalists। अब क्या होता था कि देखो, सबसे पहले अगर इंडियंस भी मतलब अपने दिमाग तो शुरू से अपने अंदर काफी ज्यादा था, जैसे अगर हल्का सा भी अपन को ऐसा लगता था ना कि बिल्कुल एकदम दंगे फसाद होने वाले हैं, तो हम लोग केवल एक ही चीज करते थे, सबसे पहले हम लोग खड़े होके रेलवे लाइंस और टेलीग्राफ्स को डिस्टर्ब करते थे। अब रेलवे लाइंस को अगर आपने कट ऑफ कर दिया तो बाहर के ट्रूप्स जो है वो अंदर नहीं आ सकते थे। दूसरी बात, अगर टेलीग्राफ, पहले उस टाइम टेलीग्राफ्स चलते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल रतलाम में कुछ हो जाता है, अगर आपको अंदर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो बाय द वे ऑफ टेलीग्राफ, व्हाट्सएप नहीं था, क्या करे, तो टेलीग्राफ के थ्रू अपन डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट कर सकते थे और वहां से जो ट्रूप्स अगर आ सकते थे। तो हम लोग सबसे पहले कम्युनिकेशन लाइन को डिस्टर्ब करते थे, जो अपने मास कम्युनिकेशन होता था उन सारी चीजों को रेलवे से। तो इन सबको अब बचाना था फ्रॉम द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर आप ब्रिटिशर होते तो आप क्या करते, सबसे पहले इन सारी चीजों को बचाते, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने क्या करा कि दे क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। क्लैम्प डाउन मतलब होता है कि काफी ब्रूटल तरीके से मारा कुटी हुई, बिल्कुल लाठीचार्ज जिसको बोलते हैं, काफी मारा गया इंडियंस को, है ना। एंड बस यही दिक्कत हुई थी कि लोकल लीडर्स जो थे फिर उनको भी अपने घर से उठा लिया गया था, क्योंकि जो छोट-मोट नेता होते हैं ना, वो जो नेतागिरी करते हैं और बिल्कुल सबको ग्रुप को यूनाइट करते हैं, तो उन लोगों को वहां से उठा लिया गया था। और उठाने के बाद में फिर उनको जेल में पकड़ के डाल दिया गया था, ठीक है। तो लोकल लीडर को उठा लिया गया था एंड वहां से उठाने के बाद में उनको जेल में डाल दिया गया था। एंड अब देखना, समझना, महात्मा गांधी जी को भी उठा लिया था। महात्मा गांधी जी को भी भैया के काफी ज्यादा वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उनको भी उठा के बाहर कर दिया था कि वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। क्योंकि देखो कुछ भी होता था ना तो सब, दिल्ली वाज द कैपिटल, नेशनल कैपिटल काफी टाइम पीरियड से, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द मुगल्स ऑल्सो। दिल्ली एक सबसे मेन सीट हुआ करती थी, तो सब लोग दिल्ली जाते थे। दिल्ली चलो जो आपका हुआ था 1942 के अंदर, तो मेनली सब सारी चीजें दिल्ली में ही होता है, जितने भी आपका यूनियन बाजी होती है। तो महात्मा गांधी जी को मना कर दिया गया था कि आप दिल्ली नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर आप दिल्ली गए तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है वो निकल के आता है जलियान वाला बाग का। आपको काफी शॉर्ट में दे रखा है, बट जो इसकी जो एक्चुअल पिक्चर है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 के दिन क्या हुआ था। अगर आपको डेट लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एक स्टोरी जैसा सुनना इसको कि एक्चुअली में क्या हुआ था जलियान वाला बाग मैसेकर के लिए। अब मैं बात करूंगा कि जलियान वाला बाग जो था वो 13 अप्रैल के दिन हुआ था, ठीक है। डेट लिख लेना साइड में, 13 अप्रैल। लेकिन ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी 9 अप्रैल से। 9 अप्रैल के दिन कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, और फिर वहां से जो आपकी सिचुएशन थी काफी ज्यादा वर्सन होती गई। अब 9 अप्रैल के दिन दो प्रोमिनेंट लीडर्स अमृतसर से, आपने कभी नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन हिस्ट्री में काफी ज्यादा माना जाता है इनको। पहला एक तो था सैफुद्दीन खिचलू और दूसरा था डॉक्टर सत्यपाल। नाम थोड़े से इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर सत्यपाल थे एक तो, और सैफुद्दीन खिचलू।
दिस टू पॉलिटिकल लीडर्स, अब ये जो पॉलिटिकल लीडर थे ना अपने एरिया में काफी ज्यादा फेमस थे। अब इनको कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ड्यू टू दैट वो काफी ज्यादा दोनों लीडर्स अपने एरिया में एक्टिव थे, लोगों को आपस में जोड़ रहे थे, हड़ताल वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इन दोनों लीडर्स को उठा लिया, और उठाने के बाद में एमपी में नहीं था भैया, अमृतसर की बात चल रही है ये, है ना, अमृतसर की बात चल रही है। नाउ वहां पर क्या हुआ था कि ये सब करने के बाद, ये सब होने के बाद में उन दोनों लीडर्स को उठा के कहीं अननोन जगह पे जाके रख दिया गया। अब जो उनके फॉलोवर्स थे ना उन लीडर्स के, डेफिनेटली लीडर्स के फॉलोवर्स तो होते ही हैं, उन फॉलोवर्स का दिमाग खराब हुआ एंड फाइनली जो था चीजें काफी ज्यादा खराब होने लग गई, और वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। वायलेंट एक्टिविटीज मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर अपन लोगों ने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी मारा कूटी भी हुई थी। अब मारा कूटी थोड़ी थोड़ी बढ़ते हुए अब ब्रिटिशर्स ने अपन को थोड़ा सा ज्यादा मारा था। 9 और 10 अप्रैल की बात चल रही है, अभी जलियन वाला बाग नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अपन अपनी थोड़ी सी ज्यादा टुकाई करी थी। तो अब इंडियंस जो थे वो थोड़ा सा प्रोवोक हो गए थे कि यार ये सारी चीजें गलत चल रही है। तो उन्होंने क्या करा कि 5 जो इंग्लिश मैन है, जो सोल्जर्स थे आपके, उनको पकड़ा और उनको भेज दिया भगवान के पास कि भैया चलो आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इधर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहुंचो बिल्कुल भगवान के पास। तो भेज दिया गया, 5 इंग्लिशमैन को मार दिया गया था। अब एक मार्सेलिना शेरवुड करके एक इंग्लिश वीमेन भी थी, तो वो अपने साइकिल से घर पे जा रही थी। तो अब इंडियंस का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनको भी थोड़ा सा चाटे आटे 2-4 पड़ गए थे काफी अच्छे से। और बिल्कुल काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी वो मार्सेलिना शेरवुड करके जो थे, तो उनको भी काफी ज्यादा मारा गया था बाय द पीपल। और ये वैसे नहीं होना चाहिए था। देखो ये सबसे शर्मनाक चीज थी, अपन इंडियंस भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं उस चीज को। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स अगर आप करते तो ज्यादा बेटर रहता। तो इन सारी एक्टिविटीज की वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि मार्शियल लॉ शुड बी इम्पोज इन द एरिया। ठीक है, तो मार्शियल लॉ जो है वो इम्पोज होना चाहिए। अब मार्शियल लॉ क्या चीज होता है कि भैया आप बाहर जो है वहाँ कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो जो कि वायलेंट हो बिल्कुल भी। एंड आप बिना मतलब के बाहर नहीं निकल सकते हो, जैसे लॉकडाउन एक्टिविटी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही, क्या बिना उसके नहीं निकल सकते हो सारी चीजें। तो अब क्या हुआ था कि ये सारी चीजें चल रही थी, और उसके बाद में लोगों ने, क्योंकि वो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, तो वहां पर वो लोग आए, और सारे जितने भी लोग हैं वो पीसफुल तरीके से अपने लीडर्स की सेफ्टी के लिए वो लोग पीस मार्च कर रहे थे। पीस मार्च मतलब होता है कि भैया बिल्कुल आराम से, जो पैदल कैंडल मार्च होता है ना वैसे एकदम पीस मार्च चल रहा था वहां पर, एकदम पीसफुल प्रोसेशन था। अब पीसफुल प्रोसेशन तो चल रहा था, लेकिन उसमें एक गलती कर दी गई थी कि उस पीसफुल प्रोसेशन के साथ में भी जाके भिड़ गए थे वो लोग, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल्स थे। अब उसकी वजह से थोड़ी और माराकुटी हो गई थी। फिर फाइनली ऑन 13 अप्रैल क्या हुआ था, मार्शल लॉ तो चल ही रहा था, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल के दिन। तो उस दिन जो जनरल डायर थे, अब वो कमांडर थे उस पर्टिकुलर ट्रूप के, जो जिस ट्रूप ने जलियांवाला बाग में से केयर करा था, वहां के कमांडर थे। तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि सम पीपल्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, किसके लिए, फॉर द 2 लीडर्स हु वर अरेस्टेड। तो फिर जनरल डायर को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो अपने जितने भी आर्मी वाले थे उनके साथ में वहां पर पहुंचे। और बिकॉज वहां पर एक ही गेट था, मेरे हिसाब से कोई गया भी होगा शायद, उन्होंने देखा होगा कि क्या चीजें, एक तो कुआ है वहां पर और एक ही एंट्रेंस और एग्जिट का पॉइंट था वहां पर। तो चारों तरफ से तो घेर लिया गया था, जैसे ही आर्मी अंदर आई चारों तरफ से घेर लिया और एग्जिट को ब्लॉक कर दिया था। एग्जिट को ब्लॉक करने के बाद में, बिकॉज इट वॉज पीसफुल प्रोसेशन, तो कोई भी अगर एक समझदार जो होता व्यक्ति होता वहां पर, वो यही बोलता कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो गलत है, दे मस्ट बी अरेस्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल एकदम ओपन फायर की परमिशन दे दी गई थी कि भैया आप बिल्कुल खुल के जितना आपकी मैगजीन में बुलेट उतनी ऐसी की ऐसी उतार दो। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन द मैसेकेयर। ठीक है, नाउ यहाँ पर हंड्रेड्स दे रखा है तो आप हंड्रेड्स ही लिखेंगे आंसर में, बट एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड और बहुत सारे वुंडेड भी हुए थे। नाउ बहुत सारे ऐसे भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की गोली से नहीं मरे, इसलिए वहां पर एक जो पास में कुआ था वहां पर जाके कूद गए थे वो लोग। और मतलब ऐसे था ना कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गोली चलाई गई थी। और क्या बोलते हैं, जो विमेन्स थे जिनका कोई नहीं था, जो मेंस थे अनआर्म्ड थे। और ये सारे गिफ्ट हमको मिल रहे थे फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स आफ्टर हैविंग द वॉर। तो दिस वाज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द जलियांवाला बाग, और यही आपकी एक्चुअल स्टोरी है कि ये सारी चीजें हुई थी जलियांवाला बाग की।
तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो आप देख लेते हैं। अब अपन बुक में देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। On 10th of April, the police in the Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. अब क्या हुआ था कि इसके हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने लीडर्स को अरेस्ट करा था 9th ऑफ अप्रैल के दिन, तो 10 तारीख के दिन लोग सड़क पे आ गए थे, पुलिस के साथ में क्लैशेज हुए। और क्लैश होने के बाद में सबसे पहले देखो भैया, कहीं पे भी अगर क्लैशेज जैसे दंगे फसाद होते ना, मॉल को लूट लिया जाता है। नायक मूवी आपने मेरे हिसाब से कभी देखी होगी, तो आपने उसमें एक वीडियो क्लिप था कि सारे मॉल्स वगैरह लूट लिए जाते हैं, बैंक्स वगैरह लूट लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर होता नहीं है। तो आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो। रेलवे स्टेशन में लोग घुस गए थे, है ना। अब इन सब की वजह से मार्शल लॉ को इम्पोज करा गया, जनरल डायर को कमांड दिया गया। 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और वहां पर लार्ज क्राउड जो थी वो गैदर हुई थी जलियांवाला बाग में। Some came to protest against the government's new repressive measures. Other had came to attend the annual Baisakhi fair. तो यहाँ पर बस आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बता रखी है कि कुछ लोग इसलिए आए थे क्योंकि रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था, और कुछ लोग ऐसे आए थे क्योंकि भैया मेला लगा हुआ था पंजाब के अंदर और बैसाखी का, तो वहां पर गए हुए थे। Now, being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. अब बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे भैया अमृतसर के अंदर, उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है सिटी के अंदर। डायर जो जनरल डायर थे उन्होंने एरिया ब्लॉक करा, एक ही एग्जिट पॉइंट था उसको बंद करा, ओपन करा, फायर हंड्रेड्स को मार दिया। अब उन्होंने बाद में अपना जो एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में ये था कि बस एक मोरल इफेक्ट क्रिएट करना था, लोगों के मन के अंदर डर लेके आना चाहिए, डर होना चाहिए, ठीक है। अब इतना सा डर होना चाहिए कि अगली बार कोई भी अगर ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा होगा तो उसके साथ में यही हाल होगा। तो ऐसा ही है कि अपन 10 जने के साथ में अपनी फाइट हो रही है, अगर एक को निकाल के अगर आप मारते तो बाकी के लोग भाग जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट था। ओके, तो ये सारी चीज थी। किसी को कोई डाउट है जलियान वाला बाग कहीं पे भी, कोई भी डेट, कोई भी कंसेप्ट? डेटा पूछ रहे हैं। डेटा के देखो, डेटा अगर आप जो पूछ रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग 379 लोग मारे गए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, और 1100 लोग मर चुके थे, काफी ज्यादा वुंडेड हुए थे वहां पर। फायरिंग हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? देखो वो फायरिंग केवल रोड पे चल रही थी, नॉर्मल जो प्रोटेस्ट होता है ना, जैसे आप अपना चांदनी चौक समझ लो, चांदनी चौक धान मंडी वाला एरिया, जो नॉर्मल लोग हैं वो अगर अपन रतलाम को अमृतसर में कन्वर्ट करें तो आप क्या बोलते हैं, जो वहां पर एक जलियान वाला बाग है ना, उसको आप कालका माता का बाग समझ लीजिए, और बाकी का जो एरिया है जहाँ पर मारा गया था, आप उसको अपना चांदनी चौक और ये वाला एरिया समझ सकते हो। तो द पीपल्स आर प्रोटेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वहां पर फायरिंग हुई थी और लोगों को मारा गया था। फिर वहां से चीजें जो है वो जलियान वाला बाग हो गई। जनरल डायर कौन थे? जनरल डायर ही वॉज द कमांडर, ठीक है। आर्मी में एक पोस्ट होती है कमांडर, वो कमांडर थे, और वो देख रहे थे सारा कि क्या चीजें, अगर कुछ भी डिसीजन होते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अकॉर्डिंग वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मीटिंग क्यों हुई थी वहां पर? जलियांवाला बाग में गए क्यों थे? जलियांवाला बाग में देखो, अगर आपको अपना आंसर लिखना, मैंने देखो पूरी जो स्टोरी बताई है ना, वो स्टोरी आपको इतनी मैंने बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, साथ साथ में चैप्टर कवर हो रहा है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए हर साल ऐसा होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पूरा चैप्टर याद रहता है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अगर अच्छे से समझोगे तो सारी चीजें रहेगी। तो मीटिंग क्यों हुई थी? तो आप इतना लिख सकते हो, मीटिंग इसीलिए हुई थी क्योंकि एक तो बैसाखी का दिन था, और दूसरी बात रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में वो लोग खड़े हुए थे। और अगर तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि वहां पर दो लीडर्स को अरेस्ट करा गया था, इसलिए। अब दो लीडर्स के नाम में से वापस से पूछे जा रहे हैं। एक तो सैफुद्दीन खिचलू। अब खिचलू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम है, और तो आप स्पेलिंग अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप वहां पर लिख सकते हैं। दूसरे वाले का नाम डॉक्टर सत्यपाल। अच्छा, पहले वाले की स्पेलिंग लिख लो, SAIFUDDIN, SAIFUDDIN, सैफुद्दीन। और खिचलू में KITCHKITCHLEW, ये है सैफुद्दीन खिचलू। और डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल की तो आप लिख ही सकते हो SATYAPAL। ये दो लीडर्स थे। तो अब ये जलियांवाला बाग का आपका पूरा प्रोटेस्ट हुआ और सारी चीजें निकल के आई, और यहाँ पर
जो है काफी ज्यादा देख सकते हैं कि अब देखो लोगों को कैसा लगा होगा यार, बिल्कुल एकदम ऐसा था ना कि एक ऐसा ग्रुप था जो टोटली अनआर्म था और केवल एक अपनी सुप्रीमेसी बताने के लिए कि इतने सारे लोगों को मार देना। तो जैसे कि मैंने आपको डेटा बताया था कि इतने 379 अराउंड पीपल दे वर किल्ड, बट एक्चुअली में कांग्रेस ने अपन को बताया था कि अराउंड 1000 पीपल्स वर किल्ड, 1500 पीपल्स वर इंजर्ड, एंड आप समझो कि 1650 बुलेट्स वर फायर्ड। सो 1650 1650 बुलेट्स वर फायर्ड। जो उसके आपने देखा होगा कि बुलेट फायर करने के बाद में जो कार्टेज मिलती है वो सारे कलेक्ट करे गए थे, और 1650, दैट्स नॉट एन ऑफिशियल डेटा, डेफिनेटली कांग्रेस ने बताया था। ब्रिटिशर्स तो यही मानेंगे कि भैया हमने तो 350 350 लोग मारे थे, वो भी गलती से मर गए थे और कुछ भी नहीं हुआ था। और उस इंसिडेंट के बाद में भी कुछ नहीं हुआ था। जनरल डायर अब काफी ज्यादा लोग यूनाइट हो गए थे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ था। देखिए, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे लोगों को जलियांवाला बाग के बारे में पता चला, क्राउड जो है वो अब स्ट्रीट्स में आ गए थे, नॉर्दर्न इंडियन टाउन्स के अंदर भी। ठीक है, अब ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं हो गई थी, पूरे इंडिया की बात हो गई थी। स्ट्राइक्स होने लगी थी, ठीक है, जिसको हम हड़ताल वगैरह बोलते हैं। क्लैशेस हुए थे पुलिस के साथ में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करा गया था। गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशंस, वही मारना काफी ज्यादा। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। अब लोगों को केवल ह्यूमिलेट करने के लिए ऐसे उनको मतलब पकड़ के उनकी जो नोज है उनको रब करा जाता था ग्राउंड के ऊपर। सलाम करने के लिए बोला जाता था, जो हायर अथॉरिटीज होती थी, जो ब्रिटिशर्स होते थे, सैल्यूट करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, पीपल्स वर फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड मतलब होता है कि काफी ब्रूटल तरीके से मारना, और उनको जो अपन भगा देते ना, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं खदेड़ देना पूरी तरीके से, वैसा होता था। विलेजेस जो थे, जैसे कि गुर्जन वाला एरिया एक पंजाब में है, अभी वो पाकिस्तान में जा चुका है, वहां पर बॉम्ब वगैरह गिराए गए थे बाय द ब्रिटिशर्स। अब इतना ज्यादा वायलेंस हो गया था, और इसी की वजह से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करा। महात्मा गांधी जी बोल रहे थे, भैया तुम लोग क्या कर रहे हो यार, हम लोग क्या चाहते थे और क्या चीजें हो रही है, नॉन वायलेंट चाहते थे और यहाँ पे बमबारी चल रही है पूरी तरीके से। तो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया, फाइनली उन्होंने बंद करा। एंड डेफिनेटली गांधी जी वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि जलियांवाला बाग की वजह से ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वो जो चाहे वो जो चाहता है वो लिख सकता है। एक तो जलियांवाला बाग पे एक छोटा सा नोट लिखने के लिए आ सकता है ना। और एक ये आ सकता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो पहले सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसको बंद क्यों करा था। तो आपको बताना पड़ेगा कि जलियांवाला बाग की वजह से लोग सड़क पे आ गए थे। देखो, आंसर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, आपके पास वर्ड लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आता तो बहुत कुछ होगा इस चैप्टर के अंदर, तो आपने जलियांवाला बाग की स्टोरी लिखना चालू कर दी। वो ये पूछ रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहला बंद क्यों हुआ था, आप जलियांवाला बाग की स्टोरी बता रहे हो, तो कोई नहीं पढ़ने वाला है। आपको इतना सा बताना है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से लोग सड़क पे आ गए थे, और सड़क पे आ गए थे, काफी ज्यादा मारा कूटी हुई थी। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंट चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसको बंद करा था। ये चीज आपको आंसर जो एग्जामिनर है वो एक्सपेक्ट करता है आपसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, while the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. सीधी सी बात है, हमको क्या करना वाला कंसेप्ट चलता था। इसीलिए जो ब्रिटिशर्स है वो इतने साल अपने ऊपर राज करके गए। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखो अपन उस टाइम यूनाइटेड नहीं थे, और इसी का फायदा सबसे ज्यादा उठाया जाता था। अब अमृतसर में हुआ, जो भी पर्टिकुलर मूवमेंट है वो अमृतसर में हुआ, तो नॉर्दर्न पीपल जो थे, नॉर्दर्न एरिया के, या फिर जो साउथ इंडिया के लोग, तो भैया कभी आगे नहीं आते थे। साउथ इंडिया के लोग बोलते थे कि हमको तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। गांव वाले लोग बाहर निकल के नहीं आए थे, बोले हमको क्या लेना देना यार, हम हमारा चल रहा है जीवन अच्छे से, हम क्यों किसी के लिए लड़े। तो दे वर नेवर यूनाइटेड, और उसी यूनिटी की नहीं होने की वजह से ब्रिटिशर्स हमेशा जो है वो अपने से जीत जाते थे। और आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा कंसर्न यही था कि भैया अगर मैं मूवमेंट अगर ऑर्गेनाइज कराऊं तो सबको पार्टिसिपेट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। महात्मा गांधी जी नाउ फेल्ट टू नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मूवमेंट को, बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड द मुस्लिम्स टुगेदर। सबसे बड़ी जो खामी थी वो यही थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिवाइडेड। उनका डिवीजन जो हुआ था वो 1905 के टाइम हुआ था। जो आपका बंगाल वाला पार्टीशन है, जो बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल है, तो भैया ईस्ट बंगाल कहाँ गया। बहुत सारे जनों को यही नहीं पता कि ईस्ट बंगाल भी एग्जिस्ट करता है, एंड दैट ईस्ट बंगाल इज नोन एज बांग्लादेश। तो वो जो बांग्लादेश है वहां पर मुस्लिम्स ज्यादा है, क्योंकि जो इंडियन
जो बंगाली मुस्लिम है उनको उधर भेज दिया गया था, हिंदूज को यहाँ रखा गया था। और ये सारी जब ब्रिटिश की पॉलिसीज थी बस हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने के लिए, तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले तो सारे हिंदू मुस्लिम को एक करना पड़ेगा, और उन्होंने करा भी। ठीक है, वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। अब आप पूछेंगे कि खिलाफत इशू क्या था, तो अब खिलाफत इशू क्या था, ऑटोमन टर्की वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, बस उसी से पूरा रिलेटेड है, समझना। अच्छा एक बात बताओ, पूरी लिंक बनते जा रही है कि नहीं, कि कंफ्यूजन हो रहा है? पूरी लिंक बना के चलना। अभी तक मैंने जलियांवाला बाग की स्टोरी बताई थी, जलियांवाला बाग की स्टोरी बताने के बाद में आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो बंद कर दिया गया था। अब जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हुआ था, उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करी थी और हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए ट्राई करा था। अब जैसे हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की बात आई थी, तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत इशू लिया था। अब मैं आपको बता दूं कि खिलाफत इशू क्या था। ऑटोमन टर्की हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये तो हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑटोमन टर्की, तो वहां पर इंडियंस ने साथ दिया था, तो ऑटोमन टर्की हार चुका था। अब ऑटोमन टर्की, आप केवल टर्की भी समझ सकते हो, बट आपको ऑटोमन लिखना पड़ेगा बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पर, तो ऑटोमन टर्की आप दिखेंगे, तो वो जैसे ही हारा था। अब कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री से हार जाती है, तो पहली कंट्री के साथ में बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी साइन करी जाती है, पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट करा जाता है। तो हार्श ट्रीटी क्या थी देखते हैं अपन। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम्स के अंदर जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं, जिसको आप खलीफा बोलते हैं, जो खलीफा होते हैं मुस्लिम्स के, उनको वहां का जो खलीफा होते थे वो एम्परर थे बेसिकली एट बिफोर दी वॉर। अब सारे लोग जितने भी है ना वहां पर माना, जो अब देखो यार, किसी एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल गुरु को आप अपनी जगह से हटा दोगे, तो जितने भी उसके फॉलोवर्स हैं उनको काफी ज्यादा गुस्सा आने वाला है। तो वहां से बिल्कुल हटा गया था, खलीफा को हटा दिया गया था, जो भी उनके खलीफा थे, कि आप अपनी सीट से आप यहाँ से हट जाइए, आपको कुछ भी काम नहीं करना है, जो भी है वो ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो जो मुस्लिम्स है उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि केवल ऑटोमन टर्की ही नहीं, इंडिया के अंदर भी जो मुस्लिम्स थे उनको काफी ज्यादा दुख हुआ था ऑटोमन टर्की को लेके। तो महात्मा गांधी जी ने एक छोटी सी चीज बोली कि भैया देखो, आप लोगों को टर्की में पीस अगर स्टेब्लिश करना है तो हमारे साथ आ जाओ, यूनाइट हो जाओ, अपन दोनों मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक नॉन वायलेंस क्या बोलते हैं प्रोसेशन लेके आते हैं, तो आपको भी अपना टर्की मिल जाएगा, आपका जो स्पिरिचुअल हेड है उसको वापस अपनी सीट पर बिठा दिया जाएगा, हम लोग भी जो ब्रिटिशर्स से जाते हैं वो हमारी भी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक brothers of Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. अब क्या हुआ था कि इन दोनों ने क्या करा कि जो दो लीडर्स थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन दोनों दोनों लीडर्स ने महात्मा गांधी जी से बात करना स्टार्ट कर दी थी कि क्या मुस्लिम्स इंडियंस के साथ में यूनाइट हो सकते हैं। और बातचीत के बाद में ये चीज निकल के आई कि डेफिनेटली वो लोग यूनाइट हो सकते हैं, और उनका यूनिफिकेशन हुआ था एट दी कैलकाटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सब लोग रट लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना कि कैलकाटा सेशन कांग्रेस का सितंबर में 1920 के अंदर हुआ था। एग्जाम में एक नंबर में पक्का पूछेगा कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहां पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कैलकाटा के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से नोट कर लेना। Also, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of the खिलाफत as well as for the स्वराज। हम लोग स्वराज चाहते थे, ठीक है, स्वराज मतलब होता है कि भैया खुद का राज, हम लोग राज करने वाले, ब्रिटिशर्स बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुस्लिम्स लोगों को चाहिए था खिलाफत इशू, तो खिलाफत इशू के लिए हम लोगों ने बात करी थी, और वहां पर मुस्लिम्स को अपन ने अपने साथ में ले लिया था। ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट में वापस से खिलाफत इशू बता देता हूँ। महात्मा गांधी जी चाहते थे, बिल्कुल शॉर्ट समरी, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम्स जो है वो हिंदूज के साथ में आ जाए। अब मुस्लिम्स को साथ में लाने के लिए महात्मा गांधी जी को रास्ता दिखा, वो ये था कि जो ऑटोमन टर्की था वहां की पॉपुलेशन मुस्लिम थी। अब मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से सबसे पहले तो मारा गया था काफी ज्यादा वहां पर मुस्लिम्स को, और जो जो वहां पर जो अपने खलीफा थे, क्या बोलते हैं मुस्लिम्स के, उनको अपनी प्लेस से हटा दिया गया था, उनकी सारी पावर्स ले दी गई थी। तो काफी ज्यादा गुस्सा था मुस्लिम्स के अंदर, इंडियन मुस्लिम्स भी और वहां पर भी। ठीक है, तो इसलिए दो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स इंडिया के अंदर, यंग लीडर्स, जिनका नाम था, एक तो दोनों भाई थे, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली,
मोहम्मद अली, शौकत अली, उन लोगों से गांधी जी ने बात करी कि भैया यहाँ के क्या मुस्लिम्स हम लोग को ज्वाइन करेंगे, अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग ब्रिटिशर्स से बात करेंगे कि आपके जो खलीफा वाला जो इशू है, जो खिलाफत इशू है, वो टर्की में पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए, और सॉल्व होने के बाद में हम लोग हमारी स्वराज की बात करेंगे, पहले आपकी बात रखेंगे फिर हम हमारी स्वराज की बात रखेंगे। तो इस तरीके से मुस्लिम्स को यूनाइट कर लिया गया था। अब ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे ना कि उन्होंने फट से बिल्कुल एकदम विद इन सम डेज ओनली खिलाफत इशू को सॉल्व कर दिया था, खलीफा को वापस अपनी सीट पे बिठा दिया कि भैया जो भी हो आप ही हो, हम तो कुछ भी नहीं है। अब उसकी वजह से मुस्लिम्स जो है उन्होंने बोला कि हमारी प्रॉब्लम तो भैया देखो बिना लड़े सॉल्व हो गई। अब ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स करते थे ना, यही बात है। उन्होंने खिलाफत इशू को सॉल्व कर दिया, और जैसे ही खिलाफत इशू जो सॉल्व हुआ, मुस्लिम्स जो है वो पीछे हट गए कि भैया अब तो हमको कोई जरूरत ही नहीं है वॉर करने की और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने की। मुस्लिम्स चले गए और वापस से हिंदूज बचे डेफिनेटली, एंड दे स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। कैलकाटा सेशन क्या था? गुड क्वेश्चन। किसी ने नहीं पूछा, बस सुन लिया कि इंपॉर्टेंट है, कैलकाटा सेशन एकदम उतार लिया। सेशन क्या होता है यार? व्हाट इज सेशन एंड क्यों कांग्रेस का सेशन? देखो, किसी को पता है अच्छा इसका आंसर? डेफिनेटली मैं चांस देना चाहूंगा, कोई अगर बता सकता है कांग्रेस के सेशंस क्या चीज है ये। देखो, फ्रॉम दी 1885 कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, जो इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब तब से कांग्रेस हमेशा हर एक साल में सब लोग मतलब जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आपस में आके एक जगह बैठते थे और अपने एक लीडर वहां पर इलेक्ट करते थे, और आगे आने वाले टाइम में अगले एक साल में वो लोग क्या करने वाले हैं, उनकी क्या पॉलिसी होने वाली है, वो डिसाइड करते थे। ठीक है, हर साल मीटिंग होती थी। 1885, 86, 87, 88, वैसे 1920 के अंदर भी सितंबर में एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग जो है वो कलकत्ता के अंदर हुई थी कि भैया जलियांवाला बाग, इतने सारे कंसेप्ट चल रहे, तो हम लोगों को आगे एक साल में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी पॉलिसीज को देखा गया था। अब देखो यहाँ पर समझना, सारे सेशंस होते हैं दिसंबर में, मेनली जितने भी आज भी सेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के सेशन अभी नहीं होते, अभी भी कांग्रेस के सेशन होते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। और मेरी जो सेशन होते हैं एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में होते हैं, लेकिन सितंबर में सेशन इसलिए ओपन करना पड़ा क्योंकि सितंबर में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स थे इंडिया के अंदर। तो सितंबर में भी सेशन हुआ था, दिसंबर में भी सेशन हुआ था। ठीक है, 1920 में 2 बार सेशन हुआ था। अब 1920 में कहां पर सेशन हुआ था ये मैं आपको कल बताऊंगा। ये चीज अपन अब कल डिस्कस करेंगे।